हम्म, अच्छा, तो हाँ, अभी देखो ये चैप्टर अल्टीमेटली क्या है, इट इज ऑल अबाउट द स्टॉक अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब आप जब सेल्स ऑर्डर बनाते हो, तो हम लोग इससे पहले भी देखा है कि सेल्स ऑर्डर एक यूजर मैन्युअली भी क्रिएट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी आता है, राइट, ऑटोमेटिकली थ्रू इनबाउंड आईडॉक, ऑटोमेटिकली आईडॉक परचेज ऑर्डर आता है, परचेज ऑर्डर के थ्रू ऑटोमेटिकली सिस्टम पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो वट एवर द केस इज, ओके, सेल्स ऑर्डर जब एंटर किया जाएगा तो सिस्टम शुड चेक, राइट, कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। स्टॉक अगर अवेलेबल नहीं है, देन कंफर्म क्वांटिटी शेड्यूल लाइन पे जो होता है वो जीरो हो जाता है। लाइक सपोज हाउ इट वर्क्स, आप जब सेल्स ऑर्डर बनाते हो, एक सेल्स ऑर्डर बनाओ जरा, एक सेल्स ऑर्डर बनाओ। हम्म, अच्छा, अभी देखो, आपने जो भी, अब जब क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। डिस्कनेक्ट। हो गया। अभी देखो, कंप्लीट डिलीवरी पे क्लिक करना, कंप्लीट डिलीवरी ऊपर एक ऑप्शन है कंप्लीट डिलीवरी, उस पर क्लिक करना। देखो, अभी क्या होता है ना कि जब आप ये मटेरियल इंटर करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो, तो यू कैन सी दैट रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, राइट, 7/8/2023, देख पा रहे हो। तो कहानी ऐसा है कि जब आप ऑर्डर बनाते हो, तो कस्टमर आपको एक अपना अपने हिसाब से एक डेट देता है कि इस डेट पे माल चाहिए, इस डेट पे उसको स्टॉक चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर देगा। तुम अब जब माल का ऑर्डर देते हो, थर्ड पार्टी अमेजन अमेजन में प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम डेट डालते हो वहां पे, उन लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि कस्टमर आपको डेट प्रोवाइड करेगा कि नहीं, कि उसको इस डेट पे माल चाहिए। तो ऑप्शनल है ये वाला, दे कैन प्रोवाइड, दे कैन नॉट प्रोवाइड एज वेल। ठीक है, वट एवर द केस इज, अगर प्रोवाइड करता है वो डेट, तो इस डेट में वो डेट हम लोग डालते हैं। एक सपोज वो बोलता है कि उसको मान चाहिए 10/8/2023 को, तो वी विल बी पुटिंग 10/8/2023। लेकिन इन अ केस अगर कस्टमर इज नॉट गिविंग यू द रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, देन यहाँ पे एक डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिमेंबर कि डेट कहाँ से आता है? ये आपका ऑर्डर टाइप का जो कंट्रोल है VOV8 एग्जैक्टली वहाँ पे रहता है। एग्जैक्टली, हम लोग VOV8 में इसको कंट्रोल करते हैं, थ्रू ऑर्डर टाइप हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं कि ये डिफॉल्ट डेट क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट डेट हियर। तो हम लोगों ने डिफॉल्ट डेट डाल के रखा है अल्टीमेटली टुडेज डेट। तो टुडेज डेट चूंकि आज वर्किंग नहीं है, तो आज का डेट नहीं लेकर कल का डेट ले रहा है वो, सिंस टुडे इज नॉट अ वर्किंग डे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। डिफॉल्ट अगर आप नहीं कस्टमर नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली थ्रू ऑर्डर टाइप आ जाएगा, और अगर देता है तो वो डेट आ जाएगा। अब देखो क्या होता है कहानी में,
जो भी डेट यहाँ पे इंटर होगा, सिस्टम विल ट्राई टू चेक कि भैया 7 अगस्त को मैं माल डिलीवरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 7 अगस्त को, क्योंकि कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, समझना पॉइंट को। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि 7 अगस्त 2023 को माल चाहिए, तो सिस्टम विल ट्राई टू फुलफिल कस्टमर विश फर्स्ट इफ पॉसिबल। तब क्या, अगर पॉसिबल होगा तो क्या होगा, आइटम पे डबल क्लिक करना और शेड्यूल लाइन पे जाना। बॉस आइटम पे डबल क्लिक करना, हाँ शेड्यूल लाइन पे जाना। ये देखो, दिस इज द स्क्रीन जहां पे आपको डिलीवरी का सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि डिलीवरी कब होगा, कितना क्वांटिटी होगा, सारा सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो नाउ अभी देखो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखो, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, सिस्टम ट्राई टू फाइंड आउट कि 7/8/2023 को स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। तो कंफर्म क्वांटिटी कितना है 7/8/2023 को, तुम लोग बोलो। 5 है। हाँ, 0 वो जीरो जीरो है। है। द वो जीरो है। कंफर्म क्वांटिटी इज 0। तो मतलब सिस्टम कैलकुलेट किया कि 7/8/2023 को मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सिस्टम को समझ में आया कि नहीं कर पाऊंगा, कंफर्म क्वांटिटी 0 आ गया। ठीक है, तो चलो भाई 7/8/2023 को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट इज व्हाट, भाई ये कब कर पाएंगे, मुझे भी एक डेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। 7/8/2023 को नहीं होगा, ए डेट पे होगा। तो फिर सिस्टम फाइंड आउट करता है कि अच्छा 7/8/2023 को तो नहीं होगा, किस डेट पे होगा फिर डिलीवरी। तो फिर सिस्टम एक नया डेट प्रपोज करता है कि चलो 30/8/2023, तो कंफर्म क्वांटिटी 5 आ गया। तो दैट इज द रीजन आपको इस स्क्रीन पे ऑलवेज मैक्सिमम टाइम पे 2 लाइन देखने को मिलता है। एक डेट जो कस्टमर रिक्वेस्टेड डेट से आया है, जिसमें कंफर्म क्वांटिटी 0 मिलेगा, और दूसरा डेट अगर 30/8/2023 का है। अगर कस्टमर ने प्रोवाइड किया होता 1 सितंबर का डेट, तो ये स्क्रीन कैसा दिखता, कैन एनीवन एक्सप्लेन। अगर कस्टमर ने 1 सितंबर का डेट प्रोवाइड किया होता तो ये स्क्रीन कैसा दिखता। 1 सितंबर को अगर प्रोवाइड किया रहता तो सिस्टम पहले एक ही लाइन आता ना वहां पर। एग्जैक्टली एक ही लाइन आता विद द कंफर्म क्वांटिटी 5, 1 सितंबर का डेट आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोग थ्योरेटिकल समझ गए, दिस इज हाउ सिस्टम इज डूइंग। ठीक है, अभी नोट पैड में इसको लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे, मैं श्योर हूँ। नोट पैड में जाओ, 1 नंबर पॉइंट लिखो कि वाइल सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, हम लोग हर चीज को कहानी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। वाइल सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, भाई फिदौस वाई नहीं है, वाइल वाइल हाँ WHIL। वाइल सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, वाइल वाइल WHILE वाइल, ई होगा वहां पे। चलिए यहाँ पे, तो वाइल सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, कॉमा करो, कॉमा डालो, यूजर कस्टमर विल प्रोवाइड अ requested delivery date, comma, if not provided, this date will be defaulted by the order type. Some ऐसे लिखो, some default date will be coming, ऐसे लिखो, if not provided some default date will be, some default date, हाँ, if not provided, हाँ, some default date, some डाल दो वहां पे, some default date, some default date
will be appearing there. Which is controlled by order type. फाइन, एक नंबर पॉइंट हो गया, 2 नंबर पॉइंट लिखो। तो सिस्टम विल ट्राई टू चेक, सिस्टम विल ट्राई टू चेक, मैं सुन नहीं पा रहा था, एक बार फिर से बोलिए। system will try to check, system will try to check, system will try to check that stock is we will that we will be able to deliver the stock, we will be able to deliver the product on a customer requested date or not. System will try to check that we will be able to able be able to deliver the product in a requested date or not. Deliver the product in a requested data, in a requested date or not. Product in a requested date. Deliver the product in वहां पे डाल दो, in a के पहले in डाल दो. In a requested date, requested का date डाल दो. Date or not. ठीक है, इंटर करो, 3 नंबर पॉइंट लिखो. हाँ, if yes, 3 number point, if yes, then confirm quantity, the quantity will be confirmed, and quantity will be confirmed in a schedule line, then quantity will be confirmed in a schedule line with the requested date, will be confirmed, quantity will be confirmed with the requested date. With the requested date in a schedule line. With the requested date in a schedule line. चार नंबर पॉइंट लिखो, if not, then system will propose a new date on which delivery can be done. If not, the system will propose a new date on which delivery can be done. ठीक है, तो ये अपना एक स्टोरी होगी, सिंपल सा स्टोरी है. फाइन, अभी देखो, अभी तुम लोगों ने थियोरेटिकली समझा. देखो आज के जो चैप्टर है ना, ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है. अल्टीमेटली अगर देखा जाए पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, तुमको बहुत ज्यादा सिस्टम में कुछ करना नहीं है. थियोरेटिकली कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है कि कैसे करके बैकएंड में काम हो रहा है. ठीक है, अच्छा, तो ये समझा. अभी देखो बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में कैसे करके चेक होता है. अब देखो, हम लोगों ने जो समझा ना कि एक डेट आया, उस डेट में मुझे चेक करना है कि उस डेट पे मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन सिस्टम कैसे करता है उसको समझना है हम लोगों को. हाउ द सिस्टम कैलकुलेट कि इस डेट को मैं डिलीवरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो कब कर पाऊंगा. तो ये जो सिंपल सा मैंने वर्ड सेंटेंस बोल दिया ना, इसके पीछे बहुत लंबा एक स्टोरी है. अभी उसका बैकएंड का स्टोरी को हम लोग को समझना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ, नीचे आ जाओ, एंटर करो. थोड़ा सिस्टम पे जाके समझते हैं. ठीक है, सिस्टम पे जाओ जरा.
सिस्टम पे जाना, बैक करना है यहाँ से, और स्लो चला सिस्टम है। हैंग कर गया क्या? हाँ इसी से स्लो है सर। अच्छा देखो, एक्चुअली में क्या फंडा होता है ना कि ये कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला चीज मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अभी स्टॉक, अब एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है बहुत सारा एडिशनल पार्ट्स। माने पहला चीज जो है कि सपोज सपोज मेरा कस्टमर मुझे बोल रहा है कि मुझे 7 अगस्त को माल चाहिए। 7 अगस्त कब है? कल है। तो टुमारो इज द वर्किंग डे। सपोज मैं ऑर्डर भी कल ही प्लेस कर रहा हूँ, जस्ट थिंक ऑर्डर भी मैं कल ही प्लेस कर रहा हूँ एंड अल्टीमेटली आज का डेट में उसको डिलीवरी चाहिए। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर आ जाता है हम लोगों को सोचने का। पहला फैक्टर ये आता है कि क्या मेरे पास इनफ स्टॉक है जो कि मैं डिलीवर कर पाऊँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इवन आई हैव द इनफ स्टॉक, ठीक है, चलो वो पैरामीटर फुलफिल हो गया कि मेरे पास इनफ स्टॉक है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम कैसे फाइंड आउट करेगा कि स्टॉक इनफ है कि नहीं, उसको कैसे कैलकुलेट करेगा। चलो ठीक है, सिस्टम फाइंड आउट कर लिया कि इनफ स्टॉक है मेरे पास। इनफ स्टॉक होने के बाद भी क्या मैं कस्टमर तक आज पहुंच पाऊंगा? देखो देयर आर मल्टीपल थिंग्स राइट, क्योंकि मेरे पास स्टॉक है लेकिन कस्टमर का लोकेशन दूर है। तो कस्टमर को आज माल चाहिए, तो भैया स्टॉक तो अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन भाई ट्रांजिट टाइम तो होता है ना। गाड़ी को ले, मतलब माल को गाड़ी में माल को पिक करना वेयर हाउस से, उसको पैकिंग करना, ठीक है, उसको गाड़ी में लोड करना, फिर गाड़ी जाएगा, रास्ता का जो टाइम है, ये सब टाइम को भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो ना? ये सब टाइम को कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं समझ पाऊंगा कि मैं आज डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो कस्टमर बोला मुझे कि चलो भैया आज मुझे माल चाहिए, तो चलो मेरे पास स्टॉक है, लेकिन कस्टमर मेरे को ऑर्डर किया है यूपी से। कस्टमर मेरे को ऑर्डर किया है यूपी से। अब सिंपल से बात है, यूपी से ऑर्डर किया है, आज ही बोल रहा है माल, कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे माल को पहले पिक करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, गाड़ी में लोड करना पड़ेगा। दिस विल टेक टाइम, आज नहीं होगा, राइट? तो इसमें हम लोगों ने कितना फैक्टर किया? पहला फैक्टर क्या है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी। ठीक है, अभी लिखो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। 5 नंबर पॉइंट लिखो, to calculate whether the delivery can be done or not on a requested date. चलो ठीक है ठीक है। There are multiple factor to calculate the delivery date. Multiple factor to calculate the delivery date. Calculate the delivery date. एंटर करके लिखो, अभी एक एंटर कर जाओ। एंटर करके पहला लिखो स्टॉक अवेलेबिलिटी, उसी के अंदर 5 नंबर पॉइंट के अंदर लिखो, 5 के अंदर लिखो स्टॉक अवेलेबिलिटी। स्टॉक अवेलेबिलिटी, इसको ए कर दो, पॉइंट नंबर ए कर दो उसको, स्टॉक अवेलेबिलिटी को ए कर दो, एंटर करके ए कर दो। तुम्हारा सिस्टम स्लो है क्या? नोटपैड भी स्लो काम कर रहा है या फिर मेरा इंटरनेट स्लो है? मैं तो होने तो मेरा तो काम ठीक है। एक मिनट, मेरा आज वाईफाई खत्म हुआ है, मैं मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, but नहीं मैंने क्या नहीं छोड़ा? वाजी सेम प्रॉब्लम मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे भी सेम होता है, ठीक है ठीक है। अच्छा स्टॉक अवेलेबिलिटी, और दूसरा लिखो वहां पे पिक पैक
पिक स्लैश पैक स्लैश पिक फ्लैट स्लैश पैक के बाद स्लैश लोडिंग एंड ट्रांजिट टाइम and ट्रांजिट टाइम TRANSIT ट्रांजिट टाइम बोलते हैं उस टाइम को, रास्ता का टाइम को बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से निकला, घर से निकला और यूपी पहुंचने में जो मुझे टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो ये दो मेन फैक्टर होता है। एक तो होता है कि भैया स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, दूसरा स्टॉक अवेलेबल होने के बाद भी उसको पिक करना, उसको पैक करना, उसको लोड करना, उसको ट्रांजिट नहीं है, ट्रांजिट है, ट्रांजिट SIT TRANSIT ट्रांजिट टाइम। ठीक है, सी हटा दो वहां से, सी नहीं होगा, ट्रांजिट नहीं होगा, ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया अभी हम लोगों का, ये 2 पॉइंट है। अब हम लोग समझेंगे सिस्टम पे कि ये 2 पॉइंट एक्चुअली में सिस्टम कैलकुलेट कैसे करता है। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक अवेलेबिलिटी, हाउ सिस्टम विल कैलकुलेट कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि तू चेक कि भाई मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। इसमें बहुत सारा मल्टीपल चीज आ जाता है। लाइक सपोज मैं बोलता हूँ कि तुम अगर एक मेडिकल शॉप चला रहे हो या कोई भी एक शॉप चला रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू चेक कि मेरे पास ये मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अब क्या होता है ना, कंपनी में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट का स्टॉक होता है। okay? अगर मेडिसिन का एग्जांपल को हटा दे, कुछ और एग्जांपल ले ले हम लोग, तो कंपनी का अलग अलग तरह का स्टॉक्स होता है। लाइक कंपनी का एक होता है अवेलेबल स्टॉक, जहां पर से वो लोग सेल करता है। ओके, दैट स्टॉक इज अवेलेबल, वो एक्चुअली पूरा अवेलेबल है। कुछ स्टॉक होता है ब्लॉक्ड स्टॉक, जो कि एक्चुअली में सेलेबल नहीं होता है, तो कुछ टूट गया, खराब हो गया माल, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक्ड स्टॉक। कुछ स्टॉक होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक, इसका क्वालिटी अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ना मल्टीपल तरह का स्टॉक्स होता है हर प्लांट में, कंपनी में। तो वाइल स्टॉक चेकिंग कि भैया स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, आप कौन कौन से स्टॉक को कंसिडर करोगे और कौन कौन से स्टॉक को कंसिडर नहीं करोगे, ये आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा ना। देखो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली करेगा ये काम, लेकिन सिस्टम को आपको तो गाइड करना पड़ेगा थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कि अच्छा स्टॉक अवेलेबिलिटी के टाइम पे ये सब स्टॉक चेक करो। ठीक है, ये सब स्टॉक चेक करो, ये सब स्टॉक चेक मत करो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्टॉक चेक करने के टाइम पे दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर कि व्हाट स्टॉक टू चेक एंड व्हाट स्टॉक नॉट टू चेक। तो यहाँ पे फिर से टॉपिक डालो स्टॉक अवेलेबिलिटी, इसके अंदर का पढ़ते हैं हम लोग, स्टॉक अवेलेबिलिटी। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या, एक नंबर पॉइंट लिखो कि here we have to activate what stock to check, what stock not to check, what stock to check and what stock not to check, ठीक है। while product while stock availability check, while availability check, so here we have to activate what stock to check and what stock not to check while availability check, that is the first point। तो चलो ये हम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा कौन सा स्टॉक को कंसीडर करना है एंड कौन सा स्टॉक को कंसीडर, चलो भैया मैं सिर्फ अवेलेबल स्टॉक को कंसीडर करता हूँ, क्वालिटी इंस्पेक्शन को नहीं करना है मुझे। ठीक है, ब्लॉक स्टॉक को नहीं करना है मुझे, और भी बहुत सारा स्टॉक होता है उसको नहीं करना है, मुझे सिर्फ अवेलेबल स्टॉक को कंसीडर करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक को करना है। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने स्टॉक्स का। दूसरा पॉइंट क्या होता है स्टॉक अवेलेबिलिटी में, आने वाला और जाने वाला स्टॉक।
तो समझना ये पॉइंट को, आने वाला एंड जाने वाला स्टॉक। व्हाट इज दिस आने वाला एंड जाने वाला? इसको इसको एसएपी में लोग बोलता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स। इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिक्वायरमेंट बोलो या फिर मूवमेंट बोलो, वट एवर इट इज। बोले तो व्हेन आई एम सेइंग आने वाला, मतलब क्या हुआ कि मैंने, हो सकता है कि मेरे कंपनी में कुछ ओपन परचेज रिक्विजिशन पड़ा हुआ है, परचेज ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो परचेज रिक्विजिशन ऑलरेडी है, मतलब इस ये प्रोडक्ट का परचेज रिक्विजिशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें डिलीवरी डेट होगा। ये परचेज रिक्विजिशन जो है इसका डिलीवरी डेट ये है, मतलब मैं इस डेट को माल रिसीव करूंगा, या मेरा परचेज ऑर्डर ऑलरेडी ओपन है उस प्रोडक्ट का जो कि वेंडर के पास है, तो उस परचेज ऑर्डर में भी डिलीवरी डेट रहता है। डिलीवरी डेट बोले तो मैं माल कब रिसीव करूंगा, तो मतलब क्या हुआ, आने वाला स्टॉक, समझ रहे हो ना, आने वाला स्टॉक। तो हो सकता है कि मेरा कुछ आने वाला स्टॉक है, राइट, तो क्या मैं उसको कंसिडर करूं या नहीं करूं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दैट इज हो गया वो इनवर्ड मूवमेंट्स वाला स्टॉक। अभी दूसरा हो जाएगा जाने वाला। व्हाट इज दिस जाने वाला? मतलब बोले तो all the open sales orders, open delivery. What is this open sales order? Open sales order मतलब ऐसा ऑर्डर जिसका डिलीवरी नहीं बना है अब तक, ठीक है। ओपन डिलीवरी का मतलब ऐसा डिलीवरी जिसका अभी तक पीजीआई नहीं हुआ है। तो मतलब देखो, चाहे ओपन ऑर्डर हो या चाहे ओपन डिलीवरी हो, भाई अल्टीमेटली तो मेरे को उसको माल को सल्टाना होगा ना, पीजीआई तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, वो अल्टीमेटली मेरे स्टॉक को कंज्यूम करके बैठा हुआ है। मान लिया कि मेरे पास 100 पीस स्टॉक है फिजिकल, लेकिन मेरा ऑलरेडी ऑर्डर मैं ले चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है, डिलीवरी पड़ा हुआ है 80 पीस का, तो फाइनल स्टॉक कितना होता है मेरा अवेलेबल, तुम लोग बोलो। 20 पड़ता है, सिंपल सा बात है। तो भाई अगर मैं एक नया ऑर्डर ले रहा हूँ, तो व्हाइल टेकिंग द न्यू ऑर्डर, जो मैं डेट कंफर्म करूंगा, तो जो डिलीवरी डेट में कंफर्म करूंगा, तो उसमें तो ये सब कंसिडर करना पड़ेगा, तो गलती हो जाएगा ना, मैं सारा ऑर्डर पे कंफर्म करता जाऊंगा, बोले तो करंट में डिलीवर कर ही नहीं पाऊंगा। तो आने वाला एंड जाने वाला स्टॉक, तो सपोज मेरा अगर करंट स्टॉक है 100 पीस, जस्ट इमेजिन इस करंट स्टॉक मेरा 100 पीस है, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर किया मेरा 50 पीस, करंट स्टॉक बोल रहा हूं मैं, फिजिकल स्टॉक, ओके। तो करंट स्टॉक मेरा 100 पीस है, कस्टमर, एक नया कस्टमर मेरे को ऑर्डर किया 50 पीस, ठीक है। तो चलो, बट अभी 100 पीस जो फिजिकल स्टॉक, अभी सिस्टम चेक कर रहा है कि आने वाला स्टॉक 20 पीस है, 20 पीस और आने वाला है, और जाने वाला मतलब ओपन ऑर्डर और ओपन डिलीवरी मेरा 80 पीस का पड़ा हुआ है। तो अब इसको पूरा प्लस माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वी हैव टू डू द प्लस माइनस ऑन दिस। प्लस माइनस बोले तो भैया 100 पीस मेरे पास पड़ा हुआ है स्टॉक, फाइन। 100 पीस में आने वाला कितना है, 20 पीस, प्लस कर दिया तो हो गया मेरा 120 पीस। अच्छा, जाने वाला कितना है 80, 120 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया 40। कस्टमर को कितना चाहिए 50, तो मतलब 50 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, 40 में कर पाऊंगा। तो 40 क्वांटिटी कंफर्म हो जाएगा, और 10 क्वांटिटी जो है वो उसके लिए कोई और डेट सिस्टम फाइंड आउट करेगा। सिस्टम विल ट्राई टू फाइंड अनदर डेट। दिस इज हाउ इट हैपेंस। यहाँ पे लिखो कि सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 40 पीस डिलीवर करेंगे, पार्शियली डिलीवरी का भी ऑप्शन आएगा यहाँ पर? हाँ, और पार्शियल डिलीवरी का ऑप्शन है। 40 पीस क्वांटिटी करके मतलब 2 डेट आ जाएगा, एक जो डेट रिक्वेस्ट किया सपोज, वो डेट में 40 क्वांटिटी कंफर्म, तो एक दूसरा डेट आ जाएगा उसमें 10 क्वांटिटी कंफर्म, कि जब वो 10 अवेलेबल होगा तो देन डिलीवर होगा ना? करेक्ट करेक्ट। जब वो आ जाएगा तो डिलीवर, डेट ऑलरेडी दिया हुआ है ना, किस डेट में होगा, डेट ऑलरेडी आ गया वहां पे, डेट प्रपोज कर लेगा सिस्टम ना, ये डेट में आएगा, तो फिर वो डेट में डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वेंडर से भी तो हम लोग डिलीवर करा सकते हैं ना, 40 पीस हम लोग करेंगे खुद से। नहीं देखो, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी ना, कि वो लोग वेंडर से करवाता भी है कि नहीं करवाता, ठीक है। वो थर्ड पार्टी का सिनेरियो है, वो हम लोग करवाएंगे तो कंपनी को भी डिपेंड करता है।
अच्छा, तो here we have to activate what is stock to check, what is stock not to check when while availability check. ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि system will calculate the final stock, system will calculate the final available stock। लिखो, लिख रहे हो क्या? हाँ सिस्टम लिख विल रहा हूँ। कैलकुलेट, यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्चुअली। एक बार हाँ। अनशेयर करके फिर से शेयर करो, सिंक नहीं हो पा रहा शायद, नहीं, वो नेट का इशू है इधर, हो उसका सकता है शायद नेट का कोई कनेक्टिविटी भी इशू हो है। सकता है। System will calculate the final available stock by subtracting all open orders and open deliveries। System will calculate the final available stock by considering all open orders delivery and by adding open purchase requisition on or purchase order quantity। हाँ हो गया। Sorry. System will calculate the final availability by adding open purchase requisition on all purchase order quantity, purchase order, last में purchase order होगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग सिस्टम में देखते हैं इसको। जाओ एक ऑर्डर बनाओ जरा। और कोई शेयर कर सकता है क्या? आज को 2% नेट का इशू है। देखो तो कोई विकास, सिस्टम को हाँ हाँ है। शेयर करो। हुआ है सर। वो दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा नहीं अभी दिख रहा। इसमें। नहीं दिख रहा है अक्सर। अभी अभी दिख रहा हाँ दिख रहा। है। एक ऑर्डर बनाओ। मैं एक ऑर्डर बना रहा था ना वजी भाई।
तो एक सेगमेंट मिसिंग आ रहा था, एक ऑप्शन आ रहा था गेटिंग एरर व्हाइल क्रिएटिंग सेल्स ऑर्डर प्रॉफिट टैब सेगमेंट नंबर। एक्टिवेट कर दिया होगा सेगमेंट का। अभी एक काम करना, आइटम को सिलेक्ट करो, आइटम को लाइन पर देखो, नीचे बहुत सारा आइकॉन है, नीचे बहुत सारा आइकॉन है। हाँ हाँ राइट, जाना उसमें जाना, 7 नंबर आइकॉन, 7 ये वाला हाँ में जाना, क्लिक चेक करो, क्लिक करो। ठीक है, तो डेट दे रहा है, यहाँ से कंप्लीट डिलीवरी पे क्लिक कर दो, कंप्लीट डिलीवरी पे छोड़ो, उसके बाद वाला आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद 8 नंबर आइकन। हाँ वो वही देखो। अभी यहाँ पर देखो 2 चीज है यहाँ पे, एक अवेलेबिलिटी चेक बोल के ऊपर देखो एक दिखा रहा है 01, और दूसरा दिखा रहा है चेकिंग रूल ए, दूसरा दिखा रहा है चेकिंग रूल ए। देख पा रहे ऊपर अवेलेबिलिटी चेक 01 एंड चेकिंग रूल ए, राइट में, राइट में, हाँ करेक्ट, वहां पे देखो। तो देखो अभी क्या होता है ना, मैंने जो पॉइंट बोला ना, कि कौन सा स्टॉक को कंसिडर करना है एंड कौन सा स्टॉक को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि कौन कौन सा आउटवर्ड ट्रांजैक्शन को माइनस करना है और कौन कौन सा इनवर्ट ट्रांजैक्शन को प्लस करना है। माने ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम विल ऑलवेज सब्सट्रैक्ट द ओपन ऑर्डर एंड ओपन डिलीवरी, और सिस्टम विल ऑलवेज ऐड द परचेज रिक्विजिशन और परचेज ऑर्डर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रैटेजी बना करके सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है। तो आप देयर कुड बी अ मल्टीपल स्ट्रैटेजी, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी हो सकता है। वो स्ट्रैटेजी आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, लाइक सपोज सिस्टम में मोर देन बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। आपको एक किसी स्ट्रैटेजी में सिस्टम बताता है कि हाँ इसमें पीओ को काउंट करो, इसमें पीआर को काउंट करो, बट दूसरे स्ट्रैटेजी में सिस्टम बताता है कि नहीं, पीओ को इंक्लूड नहीं करना है, पीओ को ऐड नहीं करना है, पीआर को ऐड नहीं करना है। ऐसा तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी होता है। नाउ अगर वहां पे मल्टीपल स्ट्रैटेजी है, देन हाउ सिस्टम विल डिसाइड कि कौन सा स्ट्रैटेजी को यूज करना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे पास 10 स्ट्रैटेजी है, 10 में सब में अलग अलग है, किसी में ये स्टॉक को कंसिडर करना है, किसी में उसको नहीं करना है, किसी में इसको, तो अलग अलग पैरामीटर में, किसी में इसको एक्टिवेट किया, किसी में उसको एक्टिवेट किया। तो द क्वेश्चन इज कि हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि कौन सा स्ट्रैटेजी मुझे यूज करना है व्हाइल क्रिएटिंग द सेल्स ऑर्डर। तो ये सिस्टम चेक करता है थ्रू दिस 2 पैरामीटर, ये अवेलेबिलिटी चेक एंड चेकिंग रूल। अवेलेबिलिटी चेक कहाँ पे होता है, कोई बता सकता है? ये अवेलेबिलिटी चेक सेल्स ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कहाँ से आ रहा है? ये सेल्स ऑर्डर में आपका रहता है शिपिंग और प्लांट वाला जो टैब रहता है वहां पे रहता है अवेलेबिलिटी चेक। हाँ, अवेलेबिलिटी चेक रहता है मटेरियल मास्टर पे। हाँ अगर आप जब आप मटेरियल क्रिएट करते हो तो सेल्स वाले टैब में वहां पे रहता है, आप 01 डालो या 02 डालो, व्हाटएवर यू कैन एंटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो सिंपल सा बात है कि मैं स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक किस तरह से करूंगा, हाउ आई शुड चेक के स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट को चेक करने के लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट को चेक करने के लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर होता है अवेलेबिलिटी चेक, ठीक है। इससे समझ में आता है कि अच्छा इसको ये 01 है तो 01 मतलब इसको इस तरह से चेक करना है, ये 02 में 02 तो मतलब इसको इस तरह से चेक करना है, ठीक है। नाउ ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर होता है कि ट्रांजैक्शन, कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि आप ये स्टॉक को कंसिडर करना है, ये स्टॉक को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, आने वाला स्टॉक को कंसिडर करना है कि नहीं करना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जस्ट थिंक कि आप अभी सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, तो सेल्स ऑर्डर जब आप बनाते हो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप अभी डिलीवरी करोगे माल, समझ रहे हो ना, आप अभी माल डिलीवर करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आने वाले स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो अगर आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मुझे डिलीवरी अभी नहीं करना है, डिलीवरी मुझे बाद में करना है, तो मैं आने वाले स्टॉक को कंसिडर कर सकता हूं व्हाइल कैलकुलेटिंग द स्टॉक अवेलेबिलिटी। लेकिन ये सेल्स ऑर्डर एक ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। सेल्स ऑर्डर ट्रांजैक्शन का चेकिंग रूल डिफॉल्ट होता है ए,
सेल्स ऑर्डर का चेकिंग रूल डिफॉल्ट होता है ए, सेल्स ऑर्डर का मतलब ए चेकिंग रूल, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप डिलीवरी क्रिएट कर रहे हो, डिलीवरी करने के टाइम पे भी सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक करता है, स्टॉक चेक करता है कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन अभी देखो डिफरेंस आ जा रहा है, अगर आप डिलीवरी क्रिएट कर रहे हो तो व्हाइल क्रिएटिंग अ डिलीवरी आप आने वाले स्टॉक को कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूं, मतलब मैं अभी मेरा माल निकलेगा, तो भैया आने वाला तो कब आएगा मुझे क्या पता, जो स्टॉक है मैं उसको लेके कंसिडर करूंगा सिर्फ, राइट। तो उस टाइम में क्या होगा, चेकिंग रूल मेरा बी है। तो अभी क्या हुआ, 0-1 सेम प्रोडक्ट 0-1 और चेकिंग रूल ए, इसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी अलग हो गया, ठीक है। और 0-2 और बी, सॉरी 0-1 एंड बी, अगर ये बी होगा तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मेरा अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, तो भाई सेल्स ऑर्डर के जब मैं बना रहा हूँ तो मैं आने वाले स्टॉक को कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं डिलीवरी बना रहा हूँ तो मैं आने वाला का स्टॉक का वेट नहीं कर सकता ना, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ भाई, मुझे माल निकालना है, जो स्टॉक है सिर्फ उसी को मेरे को करना है। दोनों का स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आ रहा है। तो हाउ द क्वेश्चन इज हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है। दिस इज बाय दिस टू पैरामीटर, अवेलेबिलिटी चेक एंड चेकिंग रूल ए। तो अभी क्या होता है कि बाय दिस टू कॉम्बिनेशन हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा है, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी तुमको कहाँ पे दिखेगा, वो स्ट्रैटेजी तुमको दिखेगा स्कोप ऑफ चेक में, देखो वहां पे एक ऑप्शन है स्कोप ऑफ चेक का, वहां पे क्लिक करो। अच्छा बोले टाइम। स्कोप ऑफ चेक के ऊपर ऑप्शन है, ये देखो, यही मैंने बताया अभी तुम लोगों को। इसको देखो, स्क्रीन को समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखो। डेली रिक्वायरमेंट। पहले लेफ्ट देखो फिर राइट देखो, दो सेक्शन है यहाँ पे, स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड। स्टॉक ओवरव्यू। ये वाला टैब क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट, ये आपका डिलीवरी का है क्या? ये क्या कहानी है, तो मैंने बताया ना अभी कि दो चीज हम लोग को समझना है। एक स्टॉक कुछ कैसे चेक करना है, ठीक है, नोट पर तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। हम लोगों ने बोला ना कि टू कैलकुलेट कि भैया उस डेट पे मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दो चीज होता है। एक है कौन कौन से स्टॉक को कंसिडर करना है, और दूसरा है आउटवर्ड और इनवर्ड जो ट्रांजैक्शन है उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है ना स्टॉक ओवरव्यू, लेफ्ट वाले में जाना, देखिए जाना माउस, हाँ। तो लेफ्ट वाला में जो दिखा रहा है ना, वो लेफ्ट वाला में ये दिखा रहा है कि भैया वहां पर से आप अलग अलग स्टॉक्स, सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक इन ट्रांसफर, इन क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक, ब्लॉक्ड स्टॉक, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक, ये बहुत तरह का स्टॉक्स होता है, ठीक है। तो अवेलेबल स्टॉक डिफॉल्ट है, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो डिफॉल्ट लेगा ही सिस्टम। जो अवेलेबल स्टॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक। अवेलेबल स्टॉक को हम लोग बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, ठीक है। तो अब अवेलेबल स्टॉक तो कंसिडर करेगा ही करेगा, उसके अलावा कौन कौन सा स्टॉक मुझे चेक करना है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि स्टॉक ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, तो भैया ये तो श्योर है कि जो अवेलेबल स्टॉक है उसको कंसिडर करना है। उसके अलावा कौन कौन से स्टॉक को कंसिडर करना है, टिक देना पड़ता है तुम लोगों को। यहाँ पे टिक किसी में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो।
सिस्टम उसको कंसिडर नहीं कर रहा, चेक कर नहीं रहा है। एग्जैक्टली इसको चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो अवेलेबल स्टॉक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, सिर्फ उसी को चेक कर रहा है सिस्टम। ये हो गया लेफ्ट साइड का काम तमाम खत्म। अभी राइट में आ जाते हैं। चलो भैया स्टॉक तो कैलकुलेट हो गया, एक्चुअली में फिजिकल मेरे पास इतना स्टॉक है, ठीक है फाइन, लेकिन उस फिजिकल स्टॉक में ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्लूड परचेज ऑर्डर, मतलब बोले तो देखो उसमें एक्स डाला हुआ है, मतलब परचेज ऑर्डर को प्लस करना है मुझे, एक्स डाला हुआ मतलब, ठीक है। इंक्लूड परचेज रिक्विजिशन उसको टिक नहीं किया हुआ है, देखो अनटिक है, मतलब परचेज रिक्विजिशन को मुझे प्लस नहीं करना है, ठीक है। इंक्लूड डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, कुछ का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होता है, वहां पर रिजर्व होता है स्टॉक, उसको प्लस करना है कि नहीं किया हुआ है। इंक्लूड रिजर्वेशन, को कुछ रिजर्वेशन होता है उसको प्लस नहीं करना है, करना है, देखो टिक किया हुआ है। उसके बाद देखो इंक्लूड सेल्स रिक्वायरमेंट, अब क्या अजीब हुआ, है, यहाँ पर जो आपने बोला प्लस है, यहाँ पर दो अलग अलग साइन है, एक आपका ओके का है, एक क्रॉस का है, दोनों हाँ ही ठीक है चेक वो किया हुआ है पर सिग्नेचर अल्टीमेटली अलग अलग है। क्रॉस का मतलब वही टिकी हुआ एक तरह से, चेक चेक, हाँ चेक मतलब है ना, चूंकि मल्टीपल ऑप्शन आ गए इसलिए वहां पे टिक नहीं दे करके ये दे दिया है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, इंक्लूड परचेज ऑर्डर हो गया। तो अब यहाँ पे मैं टिक दे रहा हूँ कि भैया किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सब तो हो गया, इनवर्ड हो गया, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, डिपेंडेंट। आउटवर्ड में क्या है, सेल्स रिक्वायरमेंट, देखो वहां पे है सेल्स रिक्वायरमेंट है। इंक्लूड डिलीवरी, सेल्स रिक्वायरमेंट बोले तो ओपन ऑर्डर के बारे में बोल रहे हो, ध्यान रखना, अब पॉइंट है ना, इंक्लूड सेल्स रिक्वायरमेंट, किसी ना। हेलो पंकज, पंकज मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो अभी ऊपर का जो सारा पार्ट है दैट इज इनवर्ड, माने आने वाला स्टॉक। ये जो है तुम्हारा सेल्स रिक्वायरमेंट, इंक्लूड डिलीवरीज, ये सब तुम्हारा हो जाता है जाने वाला स्टॉक। जाने वाला मतलब ओपन ऑर्डर्स, ओपन डिलीवरी, सेल्स रिक्वायरमेंट का मतलब ओपन ऑर्डर, इंक्लूड डिलीवरी का मतलब हम लोग का डिलीवरीज। तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, कि भैया मेरे पास स्टॉक है इतना फिजिकल है, लेकिन ऑलरेडी मैंने ऑर्डर ले लिया इतना, ऑलरेडी मेरा डिलीवरी पड़ा हुआ इतना का, तो उसको तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसको तो मुझे माइनस करके जो फाइनल क्वांटिटी आएगा, और ये सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा। परचेज ऑर्डर ये तो आने वाला स्टॉक, प्लस करना पड़ेगा। तो जो भी मैं एक्टिवेट किया हूँ सिस्टम विल प्लस एंड माइनस दो थिंग्स एंड फाइनल कैलकुलेट द फाइनल स्टॉक। नीचे भी वही है एक्चुअली में, तो इंक्लूड डिपेंडेंट रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन है उसमें नॉट चेक किया हुआ है। इंक्लूड प्लान ऑर्डर है, प्लान ऑर्डर क्या होता है ना, जैसे परचेज रिक्विजिशन होता है ना, P2P का फ्लो है परचेज रिक्विजिशन, लोगों ने पढ़ा था। P2P बोले तो कोई भी चीज को परचेज करने का पहला स्टेप होता है परचेज रिक्विजिशन। उसी तरह के एक और मॉड्यूल है हम लोगों का PP, प्रोडक्शन प्लानिंग, माने एक मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल। हम लोग परचेज नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या होगा, उसके लिए प्लान ऑर्डर जनरेट होता है, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट होता है। तो ये है प्लान ऑर्डर। क्या अगर ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट का प्लान ऑर्डर है, मतलब मेरा प्रोडक्शन टीम ऑलरेडी बनाने वाला है वो प्रोडक्ट, तो उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे है ना इंक्लूड प्लान ऑर्डर करके एक ऑप्शन है, इंक्लूड प्लान ऑर्डर विद प्रोडक्शन ऑर्डर। प्लान ऑर्डर एक इनिशियल ट्रांजेक्शन होता है, प्लान ऑर्डर के बाद बनता है प्रोडक्शन ऑर्डर। अगर कोई चीज को मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो पहले बनेगा प्लान ऑर्डर, फिर बनेगा प्रोडक्शन ऑर्डर। तो उन सब चीजों को मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो वो सब भी अल्टीमेटली प्लस होगा, आने वाला स्टॉक होगा ना, ठीक है। तो भैया कुल मिलाकर के लेफ्ट साइड में जो कंसेप्ट है वो ये है कि कौन सा स्टॉक को कंसिडर करना है, कौन सा स्टॉक को कंसिडर नहीं करना है। राइट साइड में जो है कौन सा ट्रांजैक्शन को प्लस करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन को माइनस करना है, खत्म कहानी। एक और चीज है राइट इसके, में हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ पर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है? आप नहीं राइट ये साइड जो नॉलेज के बेस पे है ना, मतलब अल्टीमेटली सेल्स सारा पार्ट आउटवर्ड होगा और परचेज ऑर्डर का सारा पार्ट इनवर्ड होगा, ठीक है।
इसमें ऐसे कोई जज करने का नहीं है, नाम से समझ, परचेज ऑर्डर है मतलब आने वाला स्टॉक, परचेज में आने वाला, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मतलब वो ऑलरेडी फिक्स है, किया हुआ है ऑलरेडी, प्लान ऑर्डर पीपी का होता है। तो ये इंटीग्रेशन नॉलेज होने से हो जाता है, अलग से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या कैसे जज करेंगे, ठीक है। वो मिक्सअप है और उसको पढ़ हाँ, करके mix up, समझना होगा कि correct, क्या है। पढ़ाई करना पड़ेगा, correct। अच्छा, अभी एक लास्ट चीज है यहाँ पे, दैट इज RLT, देख पा रहे हो? RLT हाँ, रिसिप्ट इन द पोस्ट, ये राइट हैंड साइड पे है रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। करेक्ट। ये वाला RLT, अच्छा replacement। अभी देखो क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि भैया अभी तो हम लोगों ने बात किया कि स्टॉक अवेलेबल है, कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया स्टॉक अवेलेबल नहीं है, सपोज द स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, मेरे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं, देन हाउ सिस्टम विल कैलकुलेट कि स्टॉक कब अवेलेबल होगा, समझ रहे हो? स्टॉक अवेलेबल है ही नहीं, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक कब अवेलेबल होगा? यहाँ पे आता है RLT का पिक्चर। RLT का फुल फॉर्म है रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, हर एक प्रोडक्ट के अंदर अगर देखोगे ना, हर प्रोडक्ट के अंदर ये टाइम दिया हुआ रहता है। MRP 2 या MRP 3 टैब में हर प्रोडक्ट का एक रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम होता है। रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम का फंक्शन क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम टू अवेलेबल द प्रोडक्ट, माने एक प्रोडक्ट को अवेलेबल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, दैट इज दिस टाइम, ये है RLT। तो प्रोडक्ट मटेरियल मास्टर के अंदर हर प्रोडक्ट का एक टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, ये प्रोडक्ट का 5 दिन, ये प्रोडक्ट का 4 दिन, ये प्रोडक्ट का 3 दिन, ये प्रोडक्ट का 1 दिन, लाइक दिया हुआ है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं बाय दैट टाइम आई कैन कैलकुलेट कि भैया मैं प्रोडक्ट कब अवेलेबल हो। लाइक सपोज आज का डेट है 7 अगस्त, 7 अगस्त को मैं ऑर्डर बना रहा हूँ, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो थ्रू RLT है 4 दिन का, तो 7 और 4 11, तो मैं बोल सकता हूँ 11 तारीख को मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, राइट। 11 अगस्त को मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे किया मैंने? 7 अगस्त को मैं ऑर्डर बना रहा हूँ, 4 दिन इसका डाला हुआ है RLT मटेरियल मास्टर में। इन मटेरियल मास्टर 4 days is there as a RLT, तो 7 days plus 4 days equal to 11 days, 11 दिन हो गया, सॉरी 11 अगस्त हो गया, 7 अगस्त प्लस 4 days इक्वल टू 11 अगस्त, ठीक है। तो अब देखो RLT जो है ना, ये कंबाइंड पिक्चर है, मैंने RLT टोटल टाइम बताता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा मुझे इसको अवेलेबल करने में, और उसमें बहुत सारा ब्रेकडाउन है ना, कि एक प्रोडक्ट को परचेज करने में इतना टाइम लगेगा, परचेज करने के बाद उसको रिसीव करने में इतना टाइम लगेगा, तो ये टाइम है सबको कंबाइन करके, ठीक है। नाउ व्हाइल चेकिंग द स्टॉक अवेलेबिलिटी, इस RLT को कंसिडर करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। अच्छा, ये उल्टा है यहाँ पे, हाँ, अगर आप टिक करते हो तो RLT को कंसिडर नहीं करेगा, ये टिक नहीं किया हुआ है इसका मतलब ये सिस्टम RLT को चेक कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको टिक कर देते हो तो RLT को ऊपर चेक नहीं करेगा सिस्टम, और कंफर्म क्वांटिटी वहां पे 0 आ जाएगा अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम विल नॉट प्रपोज अ न्यू डेट फॉर यू इफ दिस इज टिक, अगर यहाँ पे टिक रहता है तो ये वाला दैट इज चीज, ऑल अबाउट द RLT। ये वाला चीज तो मतलब मटेरियल क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप बोले कि MRP 1 2 में रहता है, वहां पे ये टिक हाँ। किया हुआ है, इसीलिए ये अभी नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे ये हम लोग को टिक देना है कि नहीं देना है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। मटेरियल मास्टर में क्या रहता है? मटेरियल में टाइम रहता है, वो प्रोडक्ट का कितना RLT है, हाँ वो लाइक सपोज मटेरियल मास्टर के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट का 4 दिन है RLT, मतलब ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करने में मुझे 4 दिन लगता है। और यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे अनटिक है, इसका मतलब क्या हुआ
तो अगर मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक मेरा अवेलेबल नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो सिस्टम विल प्रपोज अ न्यू डेट, राइट? ठीक है, अभी जो सिस्टम प्रपोज कर रहा है न्यू डेट, वो कैसे कर रहा है? बेस्ड ऑन दिस आरएलटी। समझ रहे हो? मैं एक ऑर्डर बना रहा हूँ, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अभी सिस्टम 4 दिन के बाद का डेट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो प्रोडक्ट का आरएलटी 4 दिन का था, ठीक है। इट इज लाइक, बट यहाँ पे अगर आप टिक दे दोगे तो सिस्टम विल, फिर सिस्टम तुमको नया डेट प्रपोज नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम को फिर आरएलटी नहीं मिलेगा। सिस्टम फिर कंफर्म क्वांटिटी को 0 कर देगा, ठीक है। तो अभी जो क्या होता है कि आरएलटी का जो कंसिडरेशन होता है, ये नॉर्मली सेल्स ऑर्डर में होता है। जब आप ऑर्डर बनाते हो तो ऑर्डर के टाइम पे जब सिस्टम चेक करेगा अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे देखो टिक नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मली जब डिलीवरी के टाइम पे होता है, जब डिलीवरी के टाइम पे सिस्टम स्टॉक चेक करेगा, तो वहां पे आरएलटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड। आरएलटी जो है वो कंसिडर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आरएलटी से मतलब नहीं ना, स्टॉक फिजिकल स्टॉक होना चाहिए उस टाइम पे, तो ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। तो आरएलटी इज नथिंग, रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, टाइम टू अवेलेबल द प्रोडक्ट, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो गया हम लोगों का आरएलटी का कहानी। ये तुम्हारा स्क्रीन है, इसका चैप्टर क्लोज है। नाउ अभी देखो इस स्क्रीन तक सिस्टम कैसे पहुंच रहा है। बाय दिस देखो ऊपर देखो क्या क्या दिया हुआ, अवेलेबिलिटी चेक एंड चेकिंग रूल। मैंने बताया ना, अवेलेबिलिटी चेक कहां पे रहता है? मटेरियल मास्टर पे रहता है, ठीक है। और चेकिंग रूल क्या है? चेकिंग रूल फिक्स है, सेल्स ऑर्डर का ए, डिलीवरी का बी, फिक्स है ये वाला। तो आप जब ऑर्डर बनाते हो, सिस्टम चेक करता है कि मटेरियल मास्टर में अवेलेबिलिटी चेक क्या है, 01, 02 क्या है, पहला चीज। दूसरा चीज, ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो आप। तो सिस्टम को मिला, अच्छा 01 है और ए है। अब सिस्टम क्या करेगा? क्लोज करो जरा इसको, एसपीआरओ में जाना, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, अवेलेबिलिटी चेक होना चाहिए, वही है वही है, थर्ड वाला फर्स्ट वाला। यहाँ पर से आ जाओ, एक सेकंड ना, फोर्थ नंबर आई, ये देखो मैंने क्या बोला था, 01 और ए, 01 और ए दोनों यहाँ पे, 01 और ए, अंदर जाओ उसके, ये देखो यहाँ पे तुमने करके रखा है, तो ही तुमको सेल्स ऑर्डर में दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तुमने करके रखा है, तो मतलब क्या हुआ, आप जब ऑर्डर बना रहे हो, सिस्टम क्या करेगा? अवेलेबिलिटी चेक 01, चेकिंग रूल ए, आकर के यहाँ ढूंढेगा, सिस्टम को ये स्ट्रेटेजी मिल गया, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा सिस्टम स्टॉक चेक करने के लिए। एनी क्वेश्चन? यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ नहीं है चेकिंग में, क्रिएट जीआर, मिसिंग पार्ट प्रोसेसिंग, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। वजी, ये जो आपने आरएलटी के बारे में बताया था, इसमें हम लोग को टिक रखना पड़ता है या नहीं चाहिए? एक बार फिर से बोल देंगे। सी नॉर्मली वो टिक नहीं चाहिए, मैंने बोला ना, सिनेरियो को डिपेंड करता है। लाइक सपोज अगर आप ऑर्डर बना रहे हो, आपको आप ऑर्डर के लिए ये कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे ये ऑर्डर के लिए है,
तो ऑर्डर के लिए मुझे RLT को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे अनटिक करके रखा है। ये उल्टा काम करता है, ये मैंने बोला ये उल्टा काम करता है। अगर आप टिक करोगे तो ये RLT इंक्लूड नहीं होगा, ओके अगर अनटिक करोगे तो RLT चेक विदाउट RLT है, उल्टा है ये। ओके मतलब टिक नहीं है इसका मतलब RLT को मुझे इंक्लूड करना है। तो आप सेल्स ऑर्डर के, क्योंकि आप सेल्स ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हो तो RLT इंक्लूड होना चाहिए, ताकि सिस्टम प्रपोज करे न्यू डेट बेस्ड ऑन RLT, ठीक है। राइट लेकिन अगर आप डिलीवरी के लिए कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें ही बहुत सारा सिनेरियोज है, बट नॉर्मली डिलीवरी के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक ओके थैंक यू ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट कंसेप्ट। तो आप लोगों का 2 पॉइंट था, राइट, 2 पॉइंट वाज देयर। पहला पॉइंट था क्या, स्टॉक अवेलेबिलिटी। स्टॉक अवेलेबिलिटी के अंदर ये दोनों पार्ट आ गया। हम लोगों ने क्या क्या स्टॉक को चेक करना है, मैंने स्टॉक का जो चेकिंग होगा कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है वो हम लोग पढ़ लिया। नाउ दूसरा पार्ट मैंने बोला कि पिकिंग टाइम, पैकिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम, ये सब चीज भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज द सेकंड पार्ट। तो नाउ लेट्स इमेजिन कि स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, अगर है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, चलो भैया स्टॉक अवेलेबल है, अब क्या होगा, अब सिस्टम को वो सब डेट से मैच करना पड़ेगा मुझे। चलो भैया स्टॉक तो अवेलेबल है, लेकिन मेरा जो पिक करने में कितना टाइम लगेगा, पैक करने में, ये सब टाइम ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। एक प्रोडक्ट को पिक करने का टाइम, पैक करने का टाइम फिक्स होता है, शिपिंग पॉइंट में रहता है वो सब। शिपिंग पॉइंट जब बनाते हो ना वहाँ पे रहता है कि पिकिंग करने में इतना टाइम, पैकिंग करने में टाइम कितना है, वो फिक्स रहता है उधर। तो पिकिंग करने में इतना टाइम, पैकिंग करने में इतना टाइम, ट्रांसपोर्टेशन बुक करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन को बुक करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रांजिट टाइम कितना है, ये सब चीज रहता है रूट मास्टर पे। रूट का एक अलग चैप्टर है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। रूट मास्टर बोले तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ उसका एक रूट, हर एक डिपार्चर और डेस्टिनेशन का एक रूट आईडी क्रिएट होता है। हर एक डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन का एक रूट आईडी क्रिएट होता है। वो रूट आईडी में हम लोग डाल के रखते हैं कि इसका इतना डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा, ये फॉरवर्डिंग एजेंट मेरा इसको डील करता है, माने सपोज फेडेक्स है या DHL है, वो ये डील करता है ये रास्ता को, ठीक है। तो हर डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, लाइक सपोज मेरा कोलकाता में एक प्लांट है, तो ये एक प्लांट से मेरा जितना भी कस्टमर है, जो कस्टमर परचेज करता है उसके अगेंस्ट मुझे रूट तैयार करना पड़ेगा। वो रूट आईडी बनाना पड़ेगा कि चलो कोलकाता से यूपी का एक कस्टमर है, उसका एक रूट हो गया, ठीक है। तो वो जोन वाइज होता है, ऐसा नहीं कस्टमर वाइज होता है, जोन वाइज होता है। यूपी का एक सपोज यूपी का मैंने 20 जोन बना लिया, तो उस जोन में जितना भी कस्टमर है सबका एक ही रूट में आ जाएगा। तो दैट इज कमिंग ऑन द डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर, बट ट्रांजिट टाइम वहीं पे मिलेगा। ट्रांजिट टाइम या ट्रांसपोर्टेशन टाइम तुमको रूट मास्टर पे मिलता है। तो वो सबको इंक्लूड करने के बाद फिर फाइनल डेट होगा कि भैया मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। माने ये सिस्टम कैसे करेगा, स्टॉक, चलो स्टॉक है मेरे पास, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसका एक प्रोसेस है, बैकवर्ड शेड्यूलिंग एंड फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। ये हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे कि भैया स्टॉक तो है, चलो ठीक है, टुडे इज द मटेरियल अवेलेबल डेट, मटेरियल अवेलेबल डेट आज है, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा, इसका एक प्रोसेस है कि भैया पिक पैक टाइम को प्लस करना, पैकिंग टाइम को प्लस करना, ट्रांसपोर्टेशन टाइम को प्लस करना। इसका एक मेथड है दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीक। 15 मिनट लगेगा, उसको करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन? ये आपका रिसिपिएंट इन पास्ट बी दिया हुआ है, कौन सा? ये सबसे लास्ट वाला। देखो ये क्या है, ये इंक्लूड फ्यूचर रिसीप्ट। एक मिनट रुको, इंक्लूड रिसीप्ट फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, इंक्लूड रिसीप्ट, ये क्या होता है ना, देखो अल्टीमेटली क्या है कि मैं जो स्टॉक रिसीव करने वाला हूँ उसके F1 करो, प्रोडक्ट मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन। F1 करो, हम लोगों ने यूज नहीं किया कभी। F1 राइट क्लिक हेल्प, ये जो क्या बोल रहा है, पास मिलने दो फिर।
Identify, determine which SAP system uses for calculating consumption. Received in the past as well as in the future. Received in the past as well as in the future with a message. The future only received in the with a message. Limited received in the past. With the past and or future received. ये अल्टीमेटली पास्ट और फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है कि अल्टीमेटली के रिसीप्ट के बारे में बोल रहा है या सेल्स ऑर्डर अगर मैं पास्ट में कंफर्म करता हूं उसके बारे में बोल रहा है. द पास्ट एज वेल एज इन द फ्यूचर. रिसीव्ड इन द पास्ट एज वेल एज इन द फ्यूचर. पास्ट में भी करेगा, फ्यूचर में भी करेगा. इन द पास्ट एज वेल एज इन द फ्यूचर विद द मैसेज. मैसेज में करेगा. रिसीव्ड इन द फ्यूचर ओनली. रिसीव्ड इन द फ्यूचर ओनली विद द मैसेज. कंफर्म विद द पास्ट एंड फ्यूचर रिसीव्ड. अल्टीमेटली देखो सेल्स ऑर्डर जब कंफर्म होता है ना, वो पास्ट डेट में कंफर्म होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बोल रहा है. पास्ट डेट में कंफर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्यूचर डेट में कंफर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्लोज करो जरा इसको. ये दिया हुआ है. इंक्लूड फ्यूचर रिसीव्ड होगी है, नॉर्मली यही रहता है, सिर्फ फ्यूचर का करेगा ना. अल्टीमेटली वही बोलना चाह रहा है कि आप पास्ट में अगर मैं डेट डालता हूँ तो वो कंफर्म करेगा कि लॉजिकल नहीं है. पता नहीं कौन से सिनेरियो में करना चाहिए, नॉर्मली फ्यूचर में ही करना चाहिए ना. पास्ट में कंफर्म करेगा क्या फायदा. वही. छोड़ दो. Not required. अच्छा, एक चीज याद रखना कि इसमें ना सारा कॉन्फ़िगर तुम्हें किया हुआ मिलेगा. बहुत कम चांस होगा कि इसमें चेंजेस करो तुम. ठीक है, नॉर्मली बहुत कम चेंज होता है इसमें, बहुत जरूरत पड़ने पे चेंज होता है. ये और अच्छा वाजी बोल रहे थे कि इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है उसी को यूज करना है. तो हाँ हाँ करेक्ट. ओके. ये आपका अवेलेबिलिटी चेक, ये क्या चेकिंग रूल, जैसे अवेलेबिलिटी चेक यहाँ 0 1 दी है तो ये ऑटोमेटिक है या फिर इसको भी मेरे को मतलब. नहीं देखो 0 1 जो है वो तो मटेरियल मास्टर को डालना पड़ेगा. हाँ ठीक है. आप जब मटेरियल क्रिएट करते हो तो आपको 0 1 0 2 डालना पड़ेगा वहां पे. दैट इज द इनपुट थिंग. लेकिन ये जो ए है ना, ये डिफॉल्ट है. सेल्स ऑर्डर का मतलब ए. आप क्योंकि ऑर्डर बना रहे हो, सिस्टम विल टेक ए ऑटोमेटिकली. अगर आप डिलीवरी बना रहे हो, सिस्टम में ऑटोमेटिकली टी बी. ठीक है, सेल्स ऑर्डर के अंदर ही बहुत सारा सिनेरियोज होता है दैट वी विल कम लेटर, बट अल्टीमेटली जो जनरल ऑर्डर होता है उसमें ए होता है. चेकिंग रूल है, अगर आपका सेल्स ऑर्डर रहेगा तो ये आएगा, डिलीवरी रहेगा तो फिर बी आएगा बोल रहे हैं ना. करेक्ट. विकास एक काम करोगे, जो अभी फिरदौस ने शेयर किया उसको इस बार नोटपैड पे जाना. व्हाट्सएप में जो शेयर किया था जा सकते हो वेब वाला, क्योंकि उसमें पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है ना, तो उसमें थर्ड पॉइंट भी और कुछ होगा या वहीं पे खत्म हो गया. नहीं कुछ नहीं, खत्म हो गया. ओके. नहीं मैं वो वाजी के लिए वो क्वेश्चन था. अच्छा. सॉरी वाजी ये विकास पे एक बार शेयर करो ना व्हाट्सएप. तुम लॉगिन कर सकते हो. लॉगिन करने में प्रॉब्लम है व्हाट्सएप. अच्छा मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. हाँ हाँ. तो वजी बोल रहा था कि ये जो थर्ड पॉइंट है या यहीं पे लास्ट क्वांटिटी में खत्म हो गया. खत्म राइट. ओके ठीक है थैंक्स. ठीक है, चलो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट बैच फिर ज्वाइन करो. चलो बाय. Okay. Bye-bye.